Assalamu alaikum dear students, me Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the component of eukaryotic cell. जिन components में हमने पढ़ा cell wall in case of plant cell in detail as well as cell membrane in detail. Now we will discuss about the nucleus. याद रखिएगा, जब हम किसी भी यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दी एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में ये तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। देयर इज this region we have discussed already, that is called cytoplasm, और ये जो spherical structure है that is called nucleus. Okay, this is the animal cell. इसलिए इसके कितने कंपोनेंट हैं? 3. This is 1 2 3. This is the animal सेल। ओके, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, और याद रखिएगा न्यूक्लियस स्फेरिकल और ओवल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी all यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, प्रोटोजोनल सेल्स और एल्गी सेल्स, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तमाम तर सेल्स के अंदर जो है ये ओवल शेप और स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस जो है दैट इज मे बी 1 or more in each cells. ईच सेल में एक या एक से ज्यादा भी होते हैं। जब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इसे आगे चल के हमने कमांडर ऑफ सेल का नाम भी देना है। दैट इज डिस्कवर्ड बाय दी रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। और याद रखिएगा, ये किसी भी सेल में एक भी होता है और एक होना लाजमी है, इससे ज्यादा भी पॉसिबल है। इससे ज्यादा की अगर हम एग्जांपल लें तो इन केस ऑफ दी पैरामीशियल सेल्स, पैरामीशियम में आपने देखा होगा कि पैरामीशियम के अंदर जो सेल्स, जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस एंड देन देयर इज द माइक्रो न्यूक्लियस, मीन्स मोर देन 1 भी पॉसिबल है। इसी तरह अगर हम फंगल सेल की बात करें, दिस इज द फंगल सेल, तो इन केस ऑफ फंगल सेल्स देयर विल बी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, जिसे हम हाइफा का नाम देते हैं। अब इस हाइफा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं, इसलिए हम नाम देते हैं 1 और मोर देन 1। फिर वो 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस याद रखिएगा बाउंड करता है जीनोमिक मटेरियल को,
अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? इट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक मटीरियल, या जिसे हम नाम देते हैं सेल जीनोम, या जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो याद रखिएगा, जब हमारे सेल का न्यूक्लियोप्लाज्म बाउंडेड होता है एक पोरस मेम्ब्रेन से, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बनता है न्यूक्लियस। क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू के हवाले से देखें तो याद रखना, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, क्योंकि इसके अंदर डबल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जिसके अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या नाम देते हैं? ये है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक। एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम दे रहे हैं बेटे? हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इनसाइड इट देयर इज द जेली लाइक फ्लूइड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जब हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मटेरियल को डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड करती है तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं। जो किसी भी सेल में एक तो यूकेरियोटिक सेल में होना लाजमी है और एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। और न्यूक्लियस कैसे बन रहा है? जब न्यूक्लियर मटेरियल बाउंड होता है मेम्ब्रेन से तो बनती है ओवल शेप स्ट्रक्चर और स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम नाम देते हैं व्हाट? दी न्यूक्लियस। ओके, मे बी वन और मोर देन वन इन ईच सेल। इसी तरह जब हम न्यूक्लियर मटेरियल की न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं यहां से, तो याद रखिएगा हमारे पास जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। इसको हम नाम देते हैं सेल जीनोम, इसे हम नाम देते हैं दी कैरियो लिम्फ, इसे हम नाम दे सकते हैं कैरियो प्लाज्म, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर नेटवर्क, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर रेटिक्यूलम, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर रेटिक्यूलम क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर्स भी कहते हैं, और सेल हेरिडिटी मटेरियल भी कहा जाता है। इस तरह बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। सेल जीनोम, कैरियोलिम्फ, कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिक्यूलम, न्यूक्लियर नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क, सेल हेरिडिटी मटेरियल आर डिफरेंट नेम्स। जिस तरह घर में आप तो एक ही होते हैं, लेकिन आपको घर वाला कोई पप्पू कहता है, कोई लल्लू कहता है, कोई सिद्धू कहता है, तो डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, लेकिन जनरल मीन देखा जाए तो सेम है कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला मटेरियल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जब ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये ब्रेक होता है इनटू फाइन फिक्स थ्रेड्स में, जिन थ्रेड्स को हम नाम दे रहे होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या नाम दे रहे होते हैं? क्रोमोसोम्स का नाम दे रहे होते हैं बेटा। अब क्रोमोसोम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। अब जब न्यूक्लियर नेटवर्क ब्रेक हुआ तो क्या बने? क्रोमोसोम्स दे विल बी फिक्स्ड इन नंबर, फिक्स्ड इन नंबर विद इन स्पीशी। किसी भी एक स्पीशी के मेंबर्स में फिक्स इन नंबर में न्यूक्लियोप्लाज्म टूटता है, न्यूक्लियर नेटवर्क टूटता है, क्रोमेटिन नेटवर्क टूटता है फाइन थ्रेड्स में, जिन्हें हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं, जो कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ डीएनए और द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो बेटा याद रखिएगा कि क्रोमोसोम के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं दो पार्ट्स। एक है
सेंट्रोमेयर और दूसरा पार्ट होता है दी क्रोमेटिड। बेटा याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डिस्क शेप दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक प्रोटीन बीड होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटो जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस हेल्प करेगा क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट के वक्त। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम एंड दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड्स। क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड्स। ओके, और इनसाइड द क्रोमेटिड्स अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो देयर विल बी द डीएनए। और आपको पता होना चाहिए डीएनए कहां होता है? इनसाइड दी क्रोमोसोम्स। और जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसे हम नाम देते हैं जीन्स। और ये जीन्स क्या काम कर रहे होते हैं? ये हेडेड इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, या फिर सेल के अंदर जितना भी चेक एंड बैलेंस है, जो कम्युनिकेशन है, जो कंट्रोल है, उसे परफॉर्म करने में रोल कर रहे होते हैं। दिस इज डीएनए एंड दीज आर द जीन्स एंड दीज आर स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो अब क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के दो पार्ट्स हमने देखे, लेकिन स्ट्रक्चरल बेसिस पर हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं इनटू दी 4 ग्रुप्स। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। नंबर 2 हम दे रहे होते हैं दैट इज सब मेटासेंट्रिक। देन 3 जो है दैट इज द एक्रोसेंट्रिक। Then the 4th one that is called telocentric। एक्रोसेंट्रिक को याद रखिएगा, सब टीलोसेंट्रिक भी कहेंगे, सब टीलोसेंट्रिक का नाम भी देंगे। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स विथ सेंट्रोमेयर, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमेयर एंड क्रोमेटिड की बेस पर 4 ग्रुप बनते हैं। याद रखिएगा, जब क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स के साथ है तो इसे हम नाम देते हैं दी मेटासेंट्रिक। आर्म्स क्या होंगी? इक्वल आर्म्स। क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स, और जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर में अटैच होगी, तो इसे हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। मीन्स इक्वल आर्म्स, इक्वल क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स इक्वल हैं और ये रिजेंबल कर रहा है लेटर वी के साथ। इसी तरह जब हम सब टीलोसेंट्रिक की बात करते हैं, सॉरी सब मेटासेंट्रिक की बात करेंगे जब हम, तो इसमें एक आर्म बड़ी होती है और दूसरी आर्म छोटी, यानी अनइक्वल आर्म्स। इसमें आर्म्स क्या होंगी? क्रोमोसोम विथ अनइक्वल आर्म्स, unequal arms, or we can say that chromatids। अब अनइक्वल आर्म है तो दे विल रिजेंबल विथ लेटर जे। ओके, इसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। देन एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ी होगी और दूसरी आर्म बहुत छोटी होती है। इसमें वन आर्म large and other arm very small। okay, it will be resemble with the letter I, small I like this, sorry, letter L। then इसमें हमारे पास एक्रोसेंट्रिक सब टीलोसेंट्रिक भी कहेंगे। अगर क्रोमेटिड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम लगी हुई है एंड रिजेंबल विथ लेटर आई,
इसे हम आई का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सेंट्रोमेयर एट दी एंड ऑफ क्रोमोसोम, तो बेटे इसे हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक का नाम देंगे। तो ये लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर एंड क्रोमेटिड की बेसिस पर क्लासिफिकेशन थी क्रोमोसोम्स की। अगर फंक्शन वाइज हम देखें क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो याद रखिएगा जो क्रोमोसोम्स होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरा होते हैं दी सेक्स क्रोमोसोम्स। They are also called as the sex chromosomes। बेटा अब हम फंक्शनल बेसिस पर देख रहे हैं। याद रखिएगा जो ऑटोसोम्स होते हैं दे आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, दोनों में सिमिलर होते हैं। ओके, क्या होते हैं, सिमिलर, और पेयर्स की सूरत में होते हैं, पेयर्स होंगे इसके। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे जो ईच सेल है देयर विल बी 44 और वी कैन से दैट 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, जो कि सेम इन स्ट्रक्चर होते हैं, मेल और फीमेल। और आने वाले इंडिविजुअल में एक ऑटोसोम मां से आता है, एक बाप से आता है, और मिलकर बनाते हैं पेयर्स, और हमेशा जो है वो पेयर्स की सूरत में होते हैं ऑटोसोम्स। और याद रखिएगा ये आपके सेक्स के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स जो डिटरमाइन करने होते हैं उनके जीन्स ऑटोसोम्स पर लगे होते हैं, और ये किस फॉर्म में होते हैं, मोस्टली इन दी पेयर फॉर्म्स, अक्सर ये पेयर फॉर्म में होते हैं। और दे आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। और ह्यूमन बीइंग में ये कितने होंगे ऑटोसोम्स, 44, जिसे हम 22 पेयर का नाम देते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन सेल ही में देखा जाए तो याद रखिएगा, अब ये तो हमारे पास सोमैटिक सेल की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, इन केस ऑफ सोमैटिक सेल्स, जो कि डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, इसमें 2n डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम बात करें सेक्स सेल्स की, या हम बात करते हैं जर्म सेल्स की, तो सेक्स सेल्स में जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स, जिन्हें हम गैमेट्स का नाम देते हैं, तो उसमें ऑटोसोम पेयर में नहीं होंगे, वहां पर होंगे 22 ऑटोसोम्स, लेकिन सेपरेटली, और 1 सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम होगा और 22 क्या होंगे, दी ऑटोसोम्स। इसी तरह इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो याद रखिएगा दे आर 2 इन नंबर्स, 2 इन नंबर्स इन मेल एंड फीमेल। जब हम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मेल की बात कर रहे हैं, और सेकंड हमारे पास सेक्स, यू नो वेरी वेल दैट इज द फीमेल। जब हम मेल में देखें तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं X एंड Y, और फीमेल में जो होते हैं दैट इज X और X। अब याद रखिएगा फीमेल में जितने भी गैमेट मिलेंगे उसके अंदर क्रोमोसोम जो होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम वो XX ही होंगे, X ही होगा, इसलिए फीमेल कहलाती है होमो गैमेटिक। और मेल के अंदर किसी स्पर्म के अंदर X जाएगा और किसी स्पर्म के अंदर Y जाएगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए मेल कॉल्ड एज हेटेरोगैमेटिक। क्या कहेंगे, हेटेरोगैमेटिक का नाम देते हैं हम लोग। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे, इसमें सेम टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। याद रखिएगा जो सेक्स को डिटरमाइन करना होता है वो मेल का कैरेक्टर होता है,
आने वाला बच्चा बेबी है या बाबा है, वो जिम्मेदारी मेल की है, फीमेल की जिम्मेदारी नहीं होती इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मेल हेट्रोगैमेटिक है और जो पार्टनर हेट्रोगैमेटिक होगा, याद रखना आप डीएनए क्रोमोसोम के चैप्टर में पढ़ेंगे भी इंटर में, जो पार्टनर हेट्रोगैमेटिक होगा वो पार्टनर सेक्स को डिटरमाइन करता है और ह्यूमन बीइंग में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड और आने वाले इंडिविजुअल में मेल जिम्मेदार होता है। अब हमने देखा कि ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम में 22 इन नंबर होंगे लेकिन अनपेयर्ड होंगे, लेकिन सोमैटिक सेल में पेयर्स की फॉर्म में होते हैं 44 इन नंबर एंड 22 पेयर्स। इस तरह सोमैटिक सेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स और वाई, और फीमेल में होंगे एक्स और एक्स। लेकिन अगर गैमेट हैं तो जहां हाफ नंबर ऑफ ऑटोसोम हो जाएंगे वहां पर सेक्स क्रोमोसोम भी 1 हो जाएगा। ये अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और सोमैटिक सेल डैप्लॉइड होते हैं। एक को एन इन नंबर से लिखते हैं और एक को हम नाम लिख रहे हैं 2n से लिखते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं, मजीद थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि जो क्रोमोसोम होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये 2 सिमिलर क्रोमोसोम है स्ट्रक्चर वाइज, तो इन्हें हम नाम देते हैं होमोलॉगस। ये टर्मिनोलॉजी आपके चैप्टर नंबर 6 इंटर में काम आएगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस कहते हैं विच आर सिमिलर स्ट्रक्चर वाइज, साइज वाइज, शेप वाइज, दे आर कॉल्ड होमोलॉगस। और एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। ओके, लेकिन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम होती हैं दैट इज कॉल्ड, जो क्रोमेटिड्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसलिए मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर एक बाप की 2 बेटियां बहनें होती हैं, पड़ोसी की बेटी चाहे कितना ही आपकी अच्छी दोस्ती क्यों नहीं है, बहन नहीं हो सकती। इसलिए 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों की जो क्रोमेटिड्स होती हैं दे आर नॉन सिस्टर, लेकिन एक ही क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आपने याद रखना है, ये आगे आपको चैप्टर नंबर 6 डीएनए क्रोमोसोम में भी काम आएगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स को। तो ये तो हमारे पास ब्रीफ कहानी थी न्यूक्लियस की। इंशाल्लाह अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ एमसीक्यूज। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन A amoeba, B paramecium, C euglena, D all of these। मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरामीशियम में, सो योर आंसर शुड बी द बी। नाउ द नेक्स्ट वन एमसीक्यूज, दैट इज द नंबर ऑफ autosomes in the human somatic cell
in the form of pairs is or option A, the 21 pairs, option B, 22, option C, 23, ऑप्शन डी 44। तो हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि ह्यूमन ऑटोजोम्स, ह्यूमन सोमैटिक सेल में जो ऑटोजोम के पेयर्स होते हैं, यहां हम पेयर्स की बात कर रहे हैं। सो द ऑटोजोम्स आर 22, सो योर आंसर शुड बी द बी। नेक्स्ट इज find thread-like structures present in the nucleus of every eukaryotic cell called as A, autosomes, B, sex chromosomes, C, chromosome, D, all of these। तो याद रखिएगा, फाइंड थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन एवरी यूकैरियोटिक सेल दैट इज क्रोमोसोम, लेकिन हम इसको ऑटोसोम भी कह सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, जनरली क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। सो योर आंसर शुड बी द डी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the oval shape, oval or spherical shape structure in the eukaryotic cell in the eukaryotic cell having a nucleoplasm option A, nucleolus, option B, nucleus, option C, cytoplasm, option D, the protoplasm, or we can say that proplasm। तो बेटा याद रखिएगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ओवल शेप, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो योर आंसर शुड बी द व्हाट, बी आंसर। थोड़ा सा मैं रिवर्स में लेकर जाता हूं आपको इस लेक्चर के। याद रखिएगा, हमें एक पॉइंट डिस्कस करना यहां पर था
जो हम फ्रीक्वेंटली निकल गए लेकिन याद नहीं रहा, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम मे बी मोर देन वन इन ईच न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। याद रखिएगा, ये हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जिनका काम क्या करना होता है, राइबोसोम्स को बनाना होता है। क्या करना होता है, राइबोसोम्स को बनाना होता है। इसलिए न्यूक्लियोलस को हम नाम देते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम्स। ओके, क्योंकि हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम्स बनते हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं या किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, और देन वाया थ्रू दी न्यूक्लियर पोर्स फिर ये ट्रांसफर होते हैं टू दी साइटोप्लाज्म वाया न्यूक्लियर पोर्स। लेकिन पहले ये बनने की जो फॉर्मेशन है दैट इज इन द न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहाँ मौजूद होते हैं, किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और मे बी वन एंड मे बी नंबर्स ऑफ कुछ डार्क रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, लेकिन ये डार्कर रीजन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जिन्हें न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और इन्हें राइबोसोम फैक्ट्री का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, राइबोसोम्स फैक्ट्री, क्योंकि सेल में जितने भी राइबोसोम बनते हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, देन साइटोप्लाज्म में जाके या तो स्कैटर्ड हो जाएंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था ब्रीफ lecture about the nucleus and few MCQs about the nucleus. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the cytoplasmic organelles in detail. Thanks.